भाई बताइए क्या है ऐसा कि गोवा के एल्डर्स जो है वो नॉस्टैल्जिकली सोचते रहते हैं। आसपास का जो फ्रेग्रेंस है वो कॉफी से भरा हुआ है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? Would say you would please write the answer to the third question because this is an important question. Hello and welcome students. I am your English mentor Tripti Arora and today we are going to start with a very new and fresh chapter from your first flight book that is Glimpses of India. बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है। सुंदर मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसी जगहों को कैप्चर कर रहा है हमारे इंडिया की जो बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत है। ठीक है, और ना केवल उनके नाम सुन के आप खुश हो जाएंगे बच्चों, बट उनके बारे में पढ़ के आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा या उस तरीके से उस जगह को जाना नहीं होगा। चलिए पहला चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं तो पहला चैप्टर है हमारा गोवा के बारे में। व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू थिंक अबाउट गोवा? You think about a different lifestyle, beaches, water, yes, sand and enjoying there. बट यहाँ पर हम गोवा की कुछ स्पेशल चीज की बात करने वाले हैं और वो स्पेशल चीज क्या होने वाली है वो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने के बाद बताऊंगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स, यू हैव बीन व्यूइंग ऑल द एकेडमिक कंटेंट जो आपको प्रिसाइसली और बहुत ही एक्सीलेंटली डिलीवर किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल ना केवल आपको हेल्प करेगा एकेडमिकली ग्रो करने के लिए बट आपको कल्चरली, ट्रेडिशनली एज वेल एज रिलीजियस नॉलेज देने के लिए भी जाना जा रहा है। उसी के साथ हम लोग अपलोड कर रहे हैं कुछ भगवत गीता के श्लोक भी जिनसे आपको मिलेगा मेंटल पीस, और आपको इस चैनल पे मिलने वाली है करंट अफेयर्स और भी ऐसे नॉलेज जो आपके जनरल नॉलेज को इनहैंस करेगा। तो आप लोग ये चैनल को अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसमें आपको पेरेंटल गाइडेंस और करियर काउंसलिंग का भी सपोर्ट मिल जाएगा और उसी के बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि आपको उनके साथ बैठने को, सुनने को, उनकी कहानियां समझने का मौका मिलता है। तो पेरेंटल गाइडेंस से आपके पेरेंट्स भी आपको समझ पाएंगे और आप उन्हें समझ पाएंगे। तो उसी के साथ बिना देरी करे हम हाई प्रोफाइल चैनल पे ही स्टार्ट कर रहे हैं आज का न्यू चैप्टर दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बिफोर यू रीड में हमारे पास सबसे पहले है डिस्कस इन द क्लास। नाउ हियर वी आर इन द क्लास, सो लेट्स डिस्कस यू एंड आई ऑल टुगेदर। क्या बोल रहे हैं? What images of people and of places come to your mind when you think of our country? खुद की कंट्री के बारे में सोचते हो। आपको मैंने बोला सोचो इंडिया, तो इंडिया के बारे में आपके माइंड में अचानक से क्या क्या आ जाता है वो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। मेरे माइंड में क्या क्या आ जाता है? मेरे माइंड में अलग अलग कल्चर आ जाते हैं, अलग अलग फोक डांसेस आ जाते हैं, अलग अलग खाना आ जाता है, अलग अलग जगह के वाइब्स आ जाते हैं, राइट? तो बहुत सारे अलग अलग मुझे लोग मैं इमेजिन कर पा रही हूँ जो अपनी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में हैं। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह से अलग अलग कल्चर जो है परफॉर्म करते हुए मुझे इमेजिन मतलब मैं कर पा रही हूँ। और उसी तरह अगर हम जगह की बात करें तो बहुत सारे हमारे कंट्री में माउंटेन्स इतने सुंदर सुंदर है, बीचेस इतने सुंदर सुंदर है, इतने सुंदर लैंडस्केप्स हैं, तो उन सभी के बारे में हम इमेजिन कर पाते हैं। What parts of India have you lived in or visited? आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? अपने स्टेट्स या सिटी का नाम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और कौन कौन से आपने विजिट कर लिए हैं या आप करना चाहते हैं जिनके बारे में आपने प्लानिंग की हुई है कि आप विजिट करेंगे। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या आप कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम बता सकते हैं? मैं मल्टीपल बता सकती हूँ। क्योंकि इतने सारी सुंदर जगहें हैं हमारे स्टेट में, कंट्री में, लाइक हम इतनी जगहों के नाम बोल सकते हैं एंड इट कैन बी इन्यूमरेबल एज वेल, क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई ऐसी मिस्टीरियस सी चीज भी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। देन you may know that apart from the British, the Dutch and French, the Portuguese have also played part in the history of our country. ये although आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे बट ये चीज बहुत जरूरी है जानना कि केवल ब्रिटिश ने ही इन्वेड नहीं किया था इंडिया को,
फ्रेंच ने भी इंडिया को इन्वेड किया था और पोर्चुगीज ने भी किया था। तो हमारे जो साउथ वेस्ट बॉर्डर है वहां से कहीं पोर्चुगीज ने इन्वेड किया था इंडिया को, और वहीं से ही एक सेटलमेंट बनना स्टार्ट हो गई थी। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस? तो कौन से पार्ट है इंडिया के जहां पर हम फ्रेंच या पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस देखते हैं? कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो? इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ना पड़ेगा जो थर्ड का आंसर है, और वो मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको पता चलेगा कि क्यों वहां पर पोर्चुगीज या फ्रेंच का इन्फ्लुएंस बताया गया है। उसके बाद कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी? कौन से पार्ट है इंडिया के जहां पर टी या कॉफी ग्रो होती है? तो टी आई थिंक हमें इस चैप्टर में पता चल जाएगा, और कॉफी कंट्री बच्चों हम कूर्ग को बोलते हैं, जो हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट बनने वाला है। तो सबसे पहले हम सबसे पहला पार्ट जो है हमारे चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये जो चैप्टर होगा ये आपको गोवा के वो वाइब के बारे में नहीं बताएगा जो आप लोग गोवा का नाम सुन के इमेजिन करते हैं, बट डेफिनेटली ये चैप्टर आपको कुछ ऐसी मिस्ट्रीज बताएगा या कुछ ऐसी चीजें बताएगा जिसके बारे में आपने कभी पहले सोचा या सुना नहीं होगा। So part 1 says A Baker from Goa by Lucio Rodrigues. So A Baker from Goa यानी गोवा में एक बेकर का कितना इंपॉर्टेंस है या कितना इंपॉर्टेंट है वो पर्सन गोवा के लिए, वो हमें इस पूरे पार्ट में बताया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। बोल रहे हैं दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज baker who still has an important place in his society। यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है ना ये जना, क्यों है ये बेकर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां के लोगों के लिए, वो हमें आगे चैप्टर में बताया हुआ है। बट बोल रहे हैं ये जो हम पोर्ट्रे पढ़ने जा रहे हैं ये एक पेन पोर्ट्रे है एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज का, जहां पर बताया है किस तरह से लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा इफेक्ट होती है अगर बेकर पूरी तरह से वहां से हम बोले गायब हो जाएंगे या पूरी सोसाइटी से गायब हो जाएंगे। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। तो सबसे पहला हमें यहाँ पर ही हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि गोवा के जो एल्डर्स है ना वो लोग अक्सर सुनाई देते हैं आर ऑफन हर्ड रेमिनिसाइजिंग। रेमिनिसाइज करने का मतलब होता है पुरानी यादों को ताजा करना, ठीक है, पुरानी बातों को जो अच्छी मेमोरीज है उनको वापस से माइंड में लेकर आना। एंड नॉस्टैल्जिया तो बहुत सारे बच्चे फील करते ही रहते हैं, राइट, पुरानी मेमोरीज को वापस से याद करते रहना, टेक मी बैक, आई एम नॉस्टैल्जिक, यस। तो वही अच्छी मेमोरीज को रेमिनिसाइज करते हैं, यादों को वापस लेकर आते हैं अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, जब उनके अच्छे खासे पोर्चुगीज डेज चल रहे थे। द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, वो पोर्चुगीज लोगों को भी याद करते हैं और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड्स को भी याद करते हैं। जो ब्रेड होती हैं वो हमें स्लाइसेस में मिलती हैं, बट जो पूरा बन होता है उनको हम बच्चों लोफ बोलते हैं, एंड प्लूरल बिकम्स लोव्स। तो बोल रहे हैं दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, वो जो ईटर्स है यानी खाने वाले जो लोग हैं ना इन लोव्स को, ये शायद अभी वैनिश हो गए होंगे, गायब हो गए होंगे, बट जो मेकर्स हैं दे आर स्टिल देयर। तो अभी भी इस बेकर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है गोवा के विलेजेस में। We still have amongst us the mixers. Mixers are the people who mix, जो पूरा का पूरा डो बनाते हैं या बैटर बनाते हैं। The molders, जो उनको मोल्ड करते हैं यानी उनको शेप देते हैं। And those who bake the loaves, और जो लोग बेक करते हैं एक्चुअल में लोव्स को। Those एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो इतने पुराने हो गए हैं और उनका समय ने पूरा पूरा इम्तिहान लिया है। दे आर टाइम टेस्टेड यानी इतने समय से चलते हुए आ रहे हैं, यूज होते हुए वो आ रहे हैं, ये फर्नेसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं वहां पे। The fire in the furnaces has not yet been extinguished, कि जो आग जल रही थी ना उन furnaces में वो अभी तक भी extinguish नहीं हुई है, वो बुझी नहीं है। यानी अभी भी ये जो बेकर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका फर्नेस भी इक्वल इंपॉर्टेंस आज भी रखता है गोवा के विलेजेस में।
Then they say the thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. थर्ड यहाँ पर बोला है, जैसे उन्होंने बोला कि एक बेकर का बैम्बू है, बेकर के पास एक बैम्बू है और वो जो बैम्बू स्टिक लेकर आता है उसको वो कॉन्टिन्यूअसली रोड पे बजाता हुआ लाता है। तो वो जो थम्पिंग साउंड है बैम्बू की, दैट इज नोन एज द थर्ड। एंड जिंगल इसीलिए बोला है क्योंकि उसके साथ कुछ बेल्स अटैच्ड है। तो वो जो आवाज है उसके आने की, तो वो हेराल्ड करता हुआ, यानी हेराल्डिंग इज अनाउंसिंग, तो वो अनाउंस करता हुआ अपने अराइवल को आता है। यानी दूर से ही, जैसे मिल्कमैन वगैरह आते हैं हमारे घर के बाहर, तो मोस्टली दे रिंग द बेल, और इफ दे आर कमिंग ऑन अ मोटरसाइकिल सो दे वुड गिव अस अ हॉर्न। तो वो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये पर्सन है, ये इस तरह से ही अपना अराइवल बताता है। तो उसी तरह से जो बेकर्स थे वो अपना अराइवल कैसे बताते थे, उनके हाथ में बैम्बू स्टिक होता था और वो कॉन्टिन्यूअसली उसको थम करते हुए आते थे, और क्योंकि उसमें बेल्स थी तो उसमें जिंगलिंग साउंड भी आती थी। So he would announce his arrival in the morning that can still be heard in some places. आज भी गोवा के विलेजेस में वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, आज भी बोल रहे हैं कि उनके बैम्बू की आवाज आती है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. कि अभी शायद उनके फादर नहीं है इस प्रोफेशन को कैरी ऑन करने के लिए, बट उनका सन उसी फैमिली प्रोफेशन को कैरी ऑन करता है। यानी अगर जो फादर थे वो बेकर थे तो उनका बेटा भी बेकर ही रहेगा। These bakers are even today known as पेडर in गोवा। इनको गोवा में हम पेडर के नाम से भी जानते हैं। During our childhood in Goa, the bakers used to be our friend, companion and guide. जब हम छोटे थे, अपने चाइल्डहुड की बात बता रहे, तो वो हमारा फ्रेंड भी था, कंपेनियन भी था और गाइड भी था। He used to come twice a day. 2 बार एटलीस्ट आते थे बेकर। once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket. तो इस तरह से एक बेकर आता था और वो अपना थर्ड और जिंगलिंग साउंड से बच्चों को बताता था कि वो आ गया है। और बोल रहे 2 बार आते थे, जब ये सुबह सुबह निकलते थे अपना सेलिंग करने के लिए तब आते थे, और एक बार जब वो वापस घर जा रहे होते थे अपना बास्केट खाली करके, तब वो वापस से बच्चों को मतलब अपना अनाउंसमेंट करके जाते थे या अपने बैम्बू स्टिक से उनको बता देते थे कि वो वहां से, लाइक ही इज ट्राइंग टू पास बाय। ओके, देन The jingling thud of his bamboo woke us up from the sleep. तो वो जो जिंगलिंग थर्ड था, यानी वो बेल और उनके थर्ड का आवाज जो आता था, वो हमें हमारी नींद से उठा देता था। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम भाग के जाते थे और बेकर को मिलकर आते थे। Why was it so? क्यों था ऐसा? Was it for the love of the loaf? क्या हमें ब्रेड के लोफ का लालच था? क्या हमें उससे प्यार था इसीलिए हम जाते थे? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं था। The loaves were brought by some Pescaine or Bestine, the maid servant of the house. ये जो loaves थे ना, ये खरीदे जाते थे किसी पेस्काइन या बेस्टाइन से। यहाँ पर ये सर्वेंट्स का नाम है, उनको एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कौन है एग्जैक्टली, बट वो बोल रहे कि कोई तो पेस्काइन या बेस्टाइन नाम का हमारे पास मेड सर्वेंट था, वो खरीदने जाता था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। The maid servant of the house. What belonged for were those bread bangles which we chose carefully. जो हम चूज करते थे वो ब्रेड बैंगल्स थे, और वो ब्रेड बैंगल्स हम बहुत केयरफुली निकालते थे, जिसमें सबसे अच्छी खुशबू और सबसे अच्छा शुगरी कंटेंट हमें दिख रहा होता था। So with these bread bangles mostly जैसे डोनट्स होते हैं, तो डोनट्स के ऑलमोस्ट सेम तो नहीं बोलेंगे, बट या कुछ कुछ हम बोल सकते हैं डोनट्स को रिजेंबल करते हैं, ठीक है, बट दे आर मच लार्जर इन साइज। तो इस तरह का कुछ ये ब्रेड बैंगल होता था विद अ होल इन बिटवीन, विच वी चोज केयरफुली, जो हम बहुत ध्यान से चूज करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालकर ब्रेकर हमारे लिए कुछ स्पेशली बनाकर ब्रेड बैंगल्स लेकर आते थे। The baker made his musical entry on the scene with a jhang jhang sound of his specially made bamboo stuff. तो जो बैम्बू स्टिक होता था, जो बैम्बू स्टफ होता था बेकर के पास, उसके ऊपर उसने बेल्स अटैच करी होती थी, और वो बेल जो होती थी वो कंटिन्यूअसली जो होती थी बजती रहती थी, और इसीलिए उनमें से झंग झंग साउंड आता था। तो जब भी वो मूव करता था वो वाला साउंड बच्चों को पुकार लेता था अपनी तरफ।
Then one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. So the baker used to carry the bamboo stick as well as the basket in the other hand. So one hand was balancing the basket with the loaves and the other one was holding the bamboo stick, which he used to continuously thud on the road so as the people may get to know that he is on his way to their places. So this tempted the children. He would greet the lady of the house with good morning, क्योंकि वो रोज आते थे तो वो हमेशा जाके जैसे हम नमस्ते वगैरह करते हैं, so he would use good morning as a greeting for the ladies and then place his basket on the vertical bamboo. और इतने talented होते थे ये कि ये अपने bamboo stick के ऊपर vertically उसको खड़ा करके उसके ऊपर वो basket को balance कर लेते थे. We kids would be pushed aside with a mild rebuke. Mild is बहुत थोड़ा सा and rebuke is a scold. तो थोड़ा सा डांट के बच्चों को दूर कर दिया जाता था कि हम परचेज करें, तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारा क्या काम है, ऐसे करके बच्चों को थोड़ा पीछे कर दिया करते थे. And the loaves would be delivered to the servant. और जो भी बेस्काइन या पेस्टाइन थे उस टाइम पर उनको वो loaves जो है वो डिलीवर कर दी जाती थी. But we would not give up. बच्चों का क्या है, जो मना करो वो ही करेंगे, है कि नहीं. तो बोल रहे हैं we would climb a bench or the parapet and peep into the basket. parapet हम मोस्टली रेलिंग को बोलते हैं, जैसे जो घर के बाहर का बाउंड्री होता है, तो वो रेलिंग पे बच्चे चढ़ जाया करते थे और वहां से बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे what all he has brought. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. और मुझे अभी भी वो इतनी सुंदर सी खुशबू जो है उन loaves की, वो अभी भी मेरे को ये चीज याद करते ही आ गई है. Loaves for the elders and bangles for the children. बड़ों के लिए loaves लाते थे बेकर और बच्चों के लिए bread bangles लेकर आते थे. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. और इतना मजा आता था उन bread bangles को देख लेने से ही कि कौन ब्रश करेगा, कौन रिंस करेगा माउथ को, जाने दो, और डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लेते थे. And why should we, और क्यों करें हम ब्रश? What is the use of rinsing the mouth early morning? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for a toothbrush? इतनी मेहनत करे कौन भाई कि पहले मैंगो लीफ को तोड़ के लाओ, फिर उसको मतलब उससे टूथब्रश करो, उससे पूरा क्लीन करो अपना माउथ. इतनी मेहनत कौन करेगा? So they say, and why was it necessary, और जरूरत क्या है इतनी मेहनत करने की? The tiger never brushed his teeth. कि टाइगर तो कभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता और कोई उसको ब्रश करके खाने के लिए भी नहीं बोलता. तो हम भी तो टाइगर, या हम कौन से टाइगर से कम है? Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. एक गरम गरम चाय की प्याली मिल जाए, उसी से पूरा माउथ जो है वो क्लीन हो जाएगा. Then they say oral comprehension check. What are the elders in Goa nostalgic about? भाई बताइए क्या है ऐसा कि गोवा के elders जो है वो nostalgically सोचते रहते हैं. So they think about the Portuguese and their famous loaves of bread. Is bread making still popular in Goa? Of course, yes. Of course मत लिख देना बच्चों, बस yes is sufficient. How would you know? सॉरी, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? क्योंकि वो बता रहे हैं कि उनका बेकर का जो फर्नेस है वो अभी भी कितना ज्यादा अहमियत रखता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां के विलेजेस के लिए. लोग अभी भी डिपेंड करते हैं और एवरी मॉर्निंग दे परचेज, यानी ये उनका शायद स्टेपल फूड ही होगा, इसीलिए वो लोग रोज रोज उसको परचेज कर रहे हैं. व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? राइट नाउ वी हैड स्टडीड इट, सो आई होप you must have remembered. When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? कब आते थे वो? He would come twice a day. And why did the children run to meet him? Because they were very fond of the fragrance that those loaves would hold. Also, second reason and the most important reason was they wanted the bread bangles to be chosen by them very carefully. So they were very particular about the bread bangles that they were taking from the baker. So these are the questions to the oral comprehension check. Now let's move to the next one. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl, just as a party or a feast loses its charm without a bread.
जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि खाना खाने के बाद अगर शादी में कुछ मीठा ना हो, गुलाब जामुन ना हो, तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा है। उसी तरह से अगर यहाँ पर शादी में, फीस्ट में, दावत में अगर यहाँ पर एक ब्रेड का कुछ भी चीज ना हो या कोई भी डिश ना हो, तो फिर वो उनका पूरा दावत वेस्ट हो जाता है। सो मैरिज गिफ्ट्स जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं अगर उसमें बोल नहीं दिया जाता। अगर मिठाई का डब्बा जा रहा है तो बोल जरूर जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ स्वीट ब्रेड और यही एक्सचेंज होती है इन लोगों में। बोल रहे हैं Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। तो गोवन विलेज की बात कर रहे हैं तो नहीं बता सकते हम आपको कि कितने इंपॉर्टेंट है बेकर्स यहाँ के लिए। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। डॉटर की एंगेजमेंट है तो सैंडविचेस बनना शगुन है, मतलब सैंडविचेस बनना जरूरी है। Cakes and bolinas are must for Christmas as well as for other festivals। ये हम हर जगह देखते हैं कि अगर क्रिसमस है तो we often take cakes और bolinas जो ज्यादातर बनाए ही जाते हैं और एक्सचेंज किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। और इसीलिए जो गोवा के लोग हैं वहां के बेकर्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबई। तो ड्रेस का नाम क्या बताया है? कबई। और बेकर का नाम क्या बताया है? ये आप मुझे बताओगे। और पेक्यूलियर का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेंज। तो बोल रहे हैं कि हमारे टाइम पर जो मतलब बेकर होते थे वो बहुत ही अजीब सी ड्रेस पहनते थे, बहुत स्ट्रेंज ड्रेस पहनते थे जिसका नाम कबई था। ये एक सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करता था जो बिल्कुल नीज के नीचे तक जाता था, यानी वो सिंगल पीस एप्रन पहना करते थे और वो एप्रन उनके नीज तक पहुंच जाता था। और ये जो एप्रन था इसी का नाम क्या था? कबई था। फिर बोल रहे हैं इन आवर चाइल्डहुड, लेकिन जब मैं छोटा था, मैं बहुत छोटा था, तो वो कुछ अलग ड्रेस पहनते थे। वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर विच वाज शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट्स। यानी हम केप्रीज बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं जब मैं छोटा था तो किस तरह की वो ड्रेस पहनते थे? वो एक लंबा सा शर्ट पहन लिया करते थे एंड नीचे वो एक पैंट पहन लेते थे, ट्राउजर पहनते थे जो फुल लेंथ से तो कम होता था और हाफ लेंथ से ज्यादा होता था, यानी वो केप्री सॉर्ट ऑफ चीज बताना चाह रहे हैं। Even today, anyone who wears half pants which reaches just below he invites the comment that he is dressed like a pader। तो मतलब जिसने भी ऐसा कोई अपीयरेंस या जिसने भी ऐसे कोई कपड़े पहने हुए हैं तो उनको डायरेक्टली बोल दिया जाता था कि ये तो भाई कहीं बेकर ही है, अगर वो बेकर नहीं होते थे तो भी। तो बोल रहे हैं ना वो इनवाइट करते थे इस कमेंट को, यानी लोग देखकर ही बोल देते थे कि हाँ ये बेकर होंगे। The baker usually collected his bills at the end of the month। अब ये जो बेकर होते हैं मोस्टली ये जैसे हमारे यहाँ पे मिल्कमैन होते हैं, हम once a month उनको पे करते हैं and every day he sells us milk। तो हम उनके जो भी अकाउंट्स होते हैं वो सेटल कर देते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। उसी तरह इनके भी अकाउंट सेटल होते थे एट द एंड ऑफ द मंथ। सो दे यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स एंड वॉल एंड पेंसिल। तो जो बेकर होते थे वो घर पे पेंसिल से अपनी दीवारों पर लिख लेते थे कि किसका क्या अकाउंट चल रहा है और किससे कितने पैसे उनको लेने हैं, जस्ट एज अ मिल्कमैन डज। तो उसी तरह से इनका भी रिकॉर्ड पूरा मेंटेन किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और बेकिंग बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन माना जाता था उन दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। ऐसा माना जाता था कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं मरेगी। His family and his servants always looked happy and prosperous। इस तरह से एकदम चबी लाइक बॉडी वाले और अच्छा सब ऐसा जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस भी बोल दिया है कि जैक फ्रूट जैसा दिखने वाला आदमी अगर जा रहा है ना तो मान लीजिए कि वो बेकर ही होगा। तो बोल रहे हैं वो उनकी फैमिली और उनके सर्वेंट्स कभी भी भूखे नहीं मरते थे। Their plump physique was an open testimony to this। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि क्लियर एग्जाम्पल ले लो उनके फिजिक का, उनके लुक का, कि अगर हमें कैसा भी प्लम फिजिक वाला आदमी दिख रहा है, यानी कि गोल मटोल अच्छा सा चबी सा आदमी दिख रहा है, तो मान लिया जाता था कि वो बेकर है।
even today any person with a jackfruit like appearance. Now question would be asked, what does jackfruit like appearance mean? jackfruit like appearance का मतलब है कि अच्छा plum physique यानी chubby person अगर कहीं देखने को मिल जाता था तो ऐसा मान लिया जाता था कि he is a baker. अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर, और ऐसा कोई भी अपीयरेंस रखने वाला आदमी कंपेयर कर दिया जाता था बेकर से. So children, this was all the explanation about the first part. Now let's move on to the next part. Okay, first let's complete the oral comprehension check of the part. Says match the following. What is a must as a marriage gift? तो मैरिज गिफ्ट में हमने देखा था कि मैरिज गिफ्ट में हमें भाई क्या मिलना चाहिए? केक्स एंड बोलेनहाज, नो. ब्रेड सबसे पहले हमें मैरिजेस में. फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, पार्टी और फीस्ट में अगर स्वीट ब्रेड नहीं होगा देन इट वुड लूज इट्स चार्म. फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट सैंडविचेस आर अ मस्ट, एंड फॉर क्रिसमस केक्स एंड बोलेनहाज आर मस्ट. What did the baker wear? अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया. पोर्चुगीज डेज में वो क्या पहनते थे ये आप बताएंगे. एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग, तो पोर्चुगीज डेज में हमने अभी पढ़ा था दैट ड्रेस दे वोर एंड दैट वाज नोन एज कबई, राइट. एंड when he was young, author was young, that time he used to wear a long shirt and a capri, half pants. Who invites the comment? He is dressed like a paida, and why? Any person who had a plum physique, who looked very chubby, would invite the comment that he is a baker. And why would it be? Because their richness, their prosperity, their wealth is determined as they would never starve. ठीक है, वो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे. Where were the monthly accounts of the bakers recorded? On a wall. घर में वॉल पे लिख लेते थे इन पेंसिल. What does the jackfruit like appearance mean? देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ गया है. अब इसका आंसर हमें आपको ही देना है क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है. नाउ सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, दैट इज कूर्ग. और बहुत ही सुंदर सा चैप्टर, आपको पढ़ के ही मजा आ जाएगा. आपको पढ़ के ही ऐसा लगेगा कि हाँ हम वहां का जो भी मेंशन किया जा रहा है लैंडस्केप उसको फील कर पा रहे हैं या फिर उसको इमेजिन कर पा रहे हैं. तो कूर्ग के जो राइटर हैं ही इज लोकेश अब्रॉल, एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बहुत प्रिसाइसली और हम बोलेंगे कि बहुत ही डिटेल्ड मैनर में उन्होंने हमें बारीकियां समझाने की कोशिश करी है उस जगह की. सो सबसे पहले बोल रहे कूर्ग इज अ कॉफी कंट्री. कूर्ग अपने आप में एक कंट्री, और कौन सी कंट्री है? कॉफी कंट्री है. यानी बिल्कुल आसपास का जो फ्रेग्रेंस है वो कॉफी से भरा हुआ है. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, और वहां पर बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे और बहुत सारी स्पाइसेस भी मिल जाएंगे. तो जगह बता रहे हैं, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से उसको समझाने की कोशिश करी है कि मैसूर और मैंगलोर का जो कोस्टल एरिया है उसके बीच में एक ऐसा टुकड़ा है, एक ऐसा लैंड है जो कि ऐसा लगता है कि भाई हेवन से यानी स्वर्ग के दरवाजे से उतर कर आया है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. भगवान के किंगडम से यानी भगवान के स्वर्ग से साक्षात वो उतर के आया है और उसको इंडिया में कूर्ग के नाम से बसाया गया है. इतना सुंदर वो जगह है. The land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. और बोल रहे हैं ये जो लैंड है रोलिंग हिल्स की, रोलिंग हिल्स किस तरह के? which do not have much higher peaks. ठीक है, रोलिंग हिल्स हैं वो, ज्यादा पीक्स नहीं है वहां पर. तो बोल रहे हैं यहाँ दैट इज इनहेबिटेड, यहाँ पे रहता कौन है? बहुत ही प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स. बहुत सारे अलग अलग क्रीचर्स भी यहाँ पर बसे हुए हैं. कूर्ग और कोडागू ये इसका पुराना नाम है. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. तीन चीजें सबसे ज्यादा फेमस है. फर्स्ट इज रेन फॉरेस्ट, सेकेंड इज स्पाइसेस और उन दोनों से ऊपर है कॉफी. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. सोचिए एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इतने हैं कि 30% लैंड उसी से ही कवर्ड है वहां की.
ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, और मॉनसून के दौरान इतनी बारिश होती है कि जो ट्रैवलर्स या टूरिस्ट होते हैं उनको बाहर रखा जाता है, उनको एंटर नहीं करने दिया जाता क्योंकि इट कुड बी डेंजरस फॉर देम. People who reside, they have already lived years to know about the place and know about the precautions. But tourists इतने ज़्यादा precautions लेते नहीं हैं, बहुत lightly ले लेते हैं, और इसीलिए उनको थोड़ा सा दूर ही रखा जाता है. जैसे हम हिल स्टेशन से दूर रहते हैं ड्यूरिंग मॉनसून्स, उसी तरह से यहाँ से भी दूर रखा जाता है. द सीजन ऑफ जॉय, सीजन ऑफ जॉय यहाँ पर बच्चों मॉनसून को ही बोला है. So the season of joy commences from September and continues till March. So September से March तक ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे मॉनसून चलता है, यानी सोचिए कितनी बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पर रेन फॉरेस्ट इतने अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. Weather जो होता है इस दौरान बहुत ही परफेक्ट होता है और बीच बीच में कुछ शार होता रहता है. शार माने थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है किसी अच्छे मेजर के लिए. मेजर इज कॉज हियर, कि बीच बीच में अच्छा ठंडा मौसम करने के लिए, ह्यूमिडिटी हटा देने के लिए थोड़ी थोड़ी बारिश बीच बीच में होती रहती है. The air breathes of invigorating coffee. बहुत ही बेहतरीन, invigorating है सब जगह स्प्रेड होते हुए, बहुत ही हम बोलेंगे बहुत तेज स्मेल जो है वो कॉफी की हर जगह फैली रहती है. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in the prime corner. जो मेन कॉर्नर्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, उनके नीचे, उनके ट्री कैनोपीज के नीचे, यानी ट्री टॉप्स के नीचे बड़े बड़े कॉलोनियल बंगलोज, यानी जो ब्रिटिशर्स के टाइम से बने हुए हैं वो बंगलोज अभी भी वहीं पर ही एज इट इज प्लेस्ड हैं, और उन्हीं के साथ प्लेस्ड है कॉफी एस्टेट्स, यानी बड़े बड़े लैंड है जिनके ऊपर कॉफी प्लांटेशन होता है. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. जो fiercely यानी बहुत ही खतरनाक तरीके से इंडिपेंडेंट लोग हैं ना यहाँ के कूर्ग के, वो बोले जाते हैं या तो ग्रीक या फिर अरबिक डेसेंट के हैं. ठीक है, डेसेंट मीन्स बैकग्राउंड. As one story goes, तो कोई कहानियां बताते रहते हैं लोग पुरानी. तो एक कहानी ये भी है that a part of Alexander's army moved south along the coast and settled. तो ये सब आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर की आर्मी ने जब इन्वेड किया था सदर्न कोस्ट से, उसके बाद उनका रिटर्न पॉसिबल नहीं हो पाया था, वो वापस नहीं जा पाए थे. एंड when the return became impractical, they settled there and then only. These people married among the locals and their culture is apparent in the martial tradition. और उन लोगों ने वहीं के लोकल लोगों में ही कहीं शादी कर ली, और अब उनका कल्चर जो है वो बिल्कुल क्लियरली दिख जाता है. इट इज वेरी apparent. Okay, apparent means it is clearly visible in the martial traditions. मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स इज रीति रिवाज. तो जो भी रीति रिवाज होते रहते हैं, चाहे वो कस्टम शादी के हो या कोई लाइक प्रेयर के हो, कोई ओकेजन के हो, वो सब क्लियरली दिखते हैं कि दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आवर मेन स्ट्रीम कल्चर, हिंदू मेन स्ट्रीम कल्चर, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. तो ये दिखता है कि क्लियरली वो हमारे कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग ही है उनका. The theory of Arab origin draws support from a long black coat. Again, it's written here. The theory of the Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavos. तो अब ग्रीक एसेंट का तो ये था कि ठीक है अलेक्जेंडर की आर्मी आई और वो लोग ऐसे सेटल हो गए, अब उनका कल्चर अलग से दिखता है. अब अरबिक डेसेंट कैसे बोलते हैं लोग, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अरब ओरिजिन में उन्होंने कपड़ों को देखा, और कपड़ों में क्या देखा कि वो एक लंबा सा ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं दैट रीचेस टू देयर एंकल. तो ये जो लंबा सा ब्लैक कोट है ये वॉर्न किया जाता है, पहना जाता है एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट के साथ, वेस्ट बेल्ट के साथ जो पूरी एम्ब्रॉयडर्ड होती है, which is worn by the Kodavus. Kodavus are the people who reside in Coorg, क्योंकि कूर्ग का पहला नाम बताया है कोडागू, and people living there are known as Kodavus. Known as कुपिया. अब ये कुपिया किस चीज का नाम है? कुपिया उनकी ड्रेस का नाम बताया, उनके अटायर का नाम बताया है. ठीक है, कि वो जो लंबा सा कोट है और बीच में वो एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट है, उसका नाम बताया है कि ये जो कुपिया है इट रिजेंबल्स
It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. तो बोल रहे हैं कि कूर्ड्स यानी जो ईरान के लोग हैं और जो अरब्स हैं वो ऐसे ही तो कपड़े पहनते हैं, वो एक लंबा सा कोट पहन के रखते हैं, राइट, एंड दे ऑल्सो कवर देयर हेड विद अ स्कार्फ. सो बोल रहे हैं कि ये कुछ कुछ उसी से रिजेंबल करता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? कुफिया. ठीक है, जो अरब्स पहनते हैं उसका नाम होता है कुफिया, बट क्योंकि वो रिजेंबलिंग है इसीलिए इनकी ड्रेस का नाम है कुपिया. कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. बहुत ही हॉस्पिटैलिटी होती है इनके घरों में, यानी बहुत ही वेलकमिंग नेचर के होते हैं ये लोग. एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स. और ये फैमिली बहुत ही ओपनली, बहुत ही प्राउडली, टेल्स ऑफ वेलर का मतलब होता है कहानियां, और मेनली हम बोले शहीदों की कहानियां. तो वेलर बेसिकली हीरोइक कहानियों को हम बोलते हैं, या हीरोइक इंस्टेंसेस को हम बोलते हैं. तो जो भी लाइक फैमिलीज, जिनकी फैमिलीज में कोई मार्टियर हो जाता है तो वो फैमिलीज बहुत ही प्राउडली उन लोगों को याद करते हैं, उनके बारे में नए नए लोगों को बताते हैं. सो दे आर वेरी वेलकमिंग इन नेचर, दे हैव लाइक हॉस्पिटैलिटी इन देम. तो वो लोग रिकाउंट करते हैं, यानी याद करते हैं बहुत सारे टेल्स ऑफ वेलर जो उनके सन्स या उनके फादर्स से रिलेटेड होता है, उनकी फैमिली में किसी से रिलेटेड होते हैं. बोल रहे द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी. जो कूर्ग का रेजिमेंट है यानी आसपास का लुक है, पब्लिक प्लेसेस का लुक है, दैट इज मोस्टली डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी. एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ये याद रखना है बच्चों, जनरल करियप्पा वॉज अ कूर्गी. जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के वो भी एक कूर्गी थे, एंड हिज नेम वॉज जनरल करियप्पा. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और अभी तक भी इंडिया में ये अकेली जगह है जहां पर लोगों को विदाउट लाइसेंस फायर आर्म, गन वगैरह कैरी करने के लिए दिया जाता है. क्यों? क्योंकि दे डू नॉट किल एनीबडी एमलेसली, ओके, या पर्सनल ग्रजेस को सॉल्व करने के लिए. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg. जो river Kaveri है वो भरती ही यहाँ से है. And Mahasir, a large fresh water fish abound in these waters. सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं वो यहाँ पर ही पाई जाती हैं. किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. किंगफिशर आते हैं, डाइव करते हैं, अपने हिस्से का खाना लेकर उड़ जाती हैं. While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. और जो लंगूर्स होते हैं या ट्री पे बैठे हुए जो भी एनिमल्स होते हैं उनको बहुत मजा आता है, वो हाफ ईटन फ्रूट को जानबूझ के पानी में फेंक देते हैं, बिकॉज दे लाइक दैट रिपलिंग इफेक्ट जो वाटर में आता है किसी भी चीज के गिरने से. तो वो स्प्लैश और उस रिपल इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए चीजें उसमें फेंकते रहते हैं. एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द वाटर बाय देयर माहौट्स. द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ एलिफेंट्स इज नोन एज माहौट. तो एलिफेंट्स को बहुत मजा आता है जब उनके माहौट जो है वो उनको नहलाने इस वाटर में लेकर जाते हैं. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर. जो ज्यादातर अपनी जिंदगी में लेड बैक रह जाते, पीछे रह जाते हैं, तो वो एडवेंचर कराने वाले इंसान बन जाते हैं, हाई एनर्जी एडवेंचरस पर्सन बन जाते हैं. और वो क्या क्या कराते हैं? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. तो अलग अलग जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, चाहे वो वाटर एक्टिविटी के हो, चाहे वो माउंटेन बाइकिंग वगैरह हो या हाइकिंग वगैरह हो, तो वो इसमें सपोर्ट करने लग जाते हैं. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर द फेवरेट विद ट्रैकर्स. जो लोगों को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है उनके लिए बहुत सारे ट्रेल्स अब बन गए हैं माउंटेन्स पे जाने के लिए. Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopies. ये animals आपने याद रखने हैं कि macaques, Malabar squirrels, langurs and slender loris, they keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild animals. भाई मैं जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं
कि मैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, मेरे को वाइल्ड एलिफेंट से बहुत डर लगता है, तो मैं अपने आप को पीछे रखता हूं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैरानॉमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। अगर आपने पैरानॉमिक व्यू लेना है, यानी वो 360 डिग्री का आपने व्यू लेना है कूर्ग का, तो आपने जाना है कहां पर? ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर, वहां से आपको पूरा पैरानॉमिक व्यू मिल जाएगा। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा। तो एक रोप ब्रिज है जिसको आपको क्रॉस करके जाना होता है, तो सामने एक 64 एकड़ की लैंड है और वहां पर हम पहुंच जाते हैं निसर्गधामा में। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट नियर द लेक बाइलाक्यूपे इज अ बोनस। अगर आप यहां पहुंच जाते हो और मंक्स की मोनेस्ट्री वगैरह आप लोग देख लेते हो नियर द बाइलाक्यूपे, ये आपके लिए एक बोनस का काम करेगा। इफ यू आर इन केस विजिटिंग, तो आपको बताया गया है द मंक्स इन रेड, ओक्रे एंड येलो रोब्स आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग। तो जो मंक्स हैं वो पूरे ड्रेस्ड होते हैं रेड कलर में, ओक्रे एंड येलो रोब्स। आपने देखा होगा मंक्स अपने आप को पूरा कवर करते हैं रेड कलर के मतलब अटायर में, एंड देन दे अगेन वेयर अ येलो रोब। सो उनका अटायर बताया है, और अगर आप इनसे मिलते हो, इनके कल्चर को समझते हो, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो ये आपको क्या देगा? दिस इज बेसिकली, विजिटर्स आजकल क्या चाहते हैं? सुकून, यही बोलते हैं हम लोग, पीस। तो यहां पर आपको वो हार्ट और सोल देखने का मिलेगा इंडिया का हियर इन कूर्ग। तो अब देखिए कितनी ही उन्होंने, हम बोले, डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है और डिटेलिंग करके हमें ये बताया है कि वो जगह कितनी सुंदर है, वहां के लोग कितने हॉस्पिटैलिटी रखते हैं, मतलब वहां के जो हाउसेस हैं, वहां की जो फैमिलीज हैं, वो कितनी ज्यादा खुश होती हैं अगर कोई ट्रैवलर या कोई टूरिस्ट उन लोगों से बात करने आता है। नाउ so next we move on to the third part of the chapter Glimpses of India, that is Tea from Assam, and this is written by Arup Kumar Datta। अब ये किस तरह से टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, टी फ्रॉम आसाम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या दो बच्चों की कॉन्वर्सेशन अबाउट टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपको फिगर आउट करना है। मैं आपको लेके चलती हूं कि हमें कैसे टी के बारे में बताया गया है, वो भी आसाम की। तो टी फ्रॉम आसाम में पहले हमें इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, प्रांजल और राजवीर दो बच्चे हैं। प्रांजल बिलोंग्स टू आसाम एंड राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। और वो दिल्ली में रह रहा है अपनी एजुकेशन पर्पस के लिए, और उसका एक फ्रेंड है राजवीर जो उसके सेम क्लासमेट है। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during summer vacations. तो सपना सच हुआ इन बच्चों का। जो राजवीर है उसके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया उसको प्रांजल के यहाँ जाने के लिए ड्यूरिंग समर वेकेशंस, और वो वहां जाकर टी के बारे में जान रहा है, टी के एस्टेट्स के बारे में जान रहा है, टी के प्लांटेशन के बारे में जान रहा है। तो कितना समझदार है हमारा राजवीर। तो स्टार्ट ऐसे होता है, चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन द हाई पिच्ड वॉइस। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो सब लेते हैं चाय चाय चाय, वैसे। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो वो उनकी विंडो पे भी आता है, उनके कंपार्टमेंट के विंडो पे भी आता है, बोलते हैं कि चाय लेंगे। तो प्रांजल सेज, गिव अस 2 cups, 2 कप दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग हॉट माने पाइपिंग हॉट, बिल्कुल गरम गरम धुआं निकल रहा था उनमें से, उसको सिप करके वो पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। हर कोई ऑलमोस्ट उनके कंपार्टमेंट में टी ले रहा था। तो वो बोलता है, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे कंट्री में एक दिन में 80 करोड़ कप्स पिए जाते हैं एवरी डे, राजवीर सेड। तो प्रांजल बोलता है, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। की बात तो तुम सही कर रहे हो, टी सच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है।
The train pulled out of the station. इतने में ट्रेन चल जाती है वहां से. प्रांजल buried his nose into his detective book again. और वो जो बुक पढ़ रहा था डिटेक्टिव बुक, वो उसमें वापस से पढ़ने लग जाता है. राजवीर too was an ardent fan of detective stories. वो भी बहुत ही ज्यादा मतलब डीप फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का. But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. But उसको अपने आसपास बहुत ही सुंदर सी सीनरी दिख रही थी. तो at that moment he wanted to live in the moment, right? तो उस मोमेंट पे उसको बाहर की सीनरी देखकर ज्यादा मजा आ रहा था rather than reading a book. It was green everywhere. सब जगह इतनी ग्रीनरी थी. राजवीर had never seen so much greenery before. दिल्ली से आया था ना बेचारा, तो इतनी ग्रीनरी उसने पहले नहीं देखी थी. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. उसके बाद जैसे ही वो ग्रीनरी खत्म हुई, then he saw the green paddy fields. ग्रीन पैडी फील्ड यानी वो पूरे टी एस्टेट्स की बात कर रहे हैं कि उनको वहां पर वो पैडी फील्ड्स देखने को मिले जहां पर टी ग्रो हो रही थी. which gave way to the bushes, जहां पर टी बुशेस जो थी वो प्लांटेड थी. It was a magnificent view. और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर सा वो व्यू था. Against the backdrop of the densely wooded hills, a sea of tea bushes. Sea यहाँ पर समुद्र वाला, पानी वाला समुद्र नहीं है, यहाँ पर sea है टी बुशेस का. तो बोल रहे हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप, यानी पीछे पूरा सीनरी इमेजिन करो. पीछे पूरा सीनरी है वुडन हिल्स का, ठीक है. वो मतलब बड़े बड़े ट्रीज वहां पर उगे हुए हैं और वो हिल्स दिख रहे हैं कि दे आर डेंसली वुडेड. There is a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और उसके आगे बस टी बुशेस हैं, जितना दूर तक देख पा रहे हैं वहां तक टी बुशेस ही दिख पा रहे हैं. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. बहुत ही सुंदर लैंग्वेज में समझाया है, लेकिन सिर्फ इतना सा बताया है बच्चों कि वहां पर ड्रॉप करते हुए यानी छोटा करते हुए उन ट्रीज को, देयर वर टाइनी लाइक टी प्लांट्स थे, छोटे छोटे टी प्लांट्स थे, और उसके साथ ही बड़े बड़े टॉल स्टर्डी ट्रीज थे, यानी अच्छा खासा शेड देने वाले, छाया कर देने वाले पेड़ थे वहां पर. और वो बिल्कुल प्रॉपरली सीक्वेंशियली ऑर्डरली रोज में जमे हुए थे. ऑफ बुशेस बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स. डॉल लाइक फिगर्स वो वापस बुशेस को ही बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि कोई डॉल्स खड़ी करी हुई हैं, और जैसे जैसे ट्रेन आगे मूव कर रही है वैसे वैसे वो पीछे चलते जा रहे हैं. तो ये एक एक्सप्लेन करने का उनका तरीका है. इसको हम बोल सकते हैं कि हम इमेजरी में डाल दें. सोचिए, क्योंकि हम हर एक चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं. यस. In the distance was an ugly building with the smoke blowing out of the chimneys. तो जहां कहीं भी अगर सुंदर सी जगह और बीच में कोई अगली सी बिल्डिंग दिख जाए जिसके ऊपर चिमनी में से धुआं निकल रहा है, तो that could be what? That could be a factory of course, or an industry. तो किसी चीज की तो इंडस्ट्री थी वहां पर. Hey, a tea garden. राजवीर cried excitedly. cried मतलब रोना नहीं है यहाँ पर, वो excited होके बोलता है कि देखो देखो टी गार्डन. प्रांजल who had been born and brought up on a plantation. On a plantation का मतलब ये नहीं कि plantation पे उगा था वो, या born और रहा था. plantation पे he had spent his entire life around those bushes. Okay, he belonged to Assam, so he knew what this greenery meant. तो प्रांजल जो he was born and brought up on the plantation didn't share Rajveer's excitement. वो इतना एक्साइटेड नहीं था. राजवीर पहली बार देख रहा था ना, दिल्ली से आया था इसीलिए. बट प्रांजल तो वहीं पर ही बड़ा हुआ था, तो उसको तो आदत थी ये सब देखने की. ओह, दिस इज अ टी कंट्री नाउ. तो प्रांजल उसको समझाता है कि अब टी कंट्री स्टार्ट हो गई है. Assam has the largest concentration of plantation in the world. कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी यहीं उगती है. You will see enough gardens to last you a lifetime. तुम इतने गार्डन देखोगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे. I have been reading as much as I could about tea. तो राजवीर बोलता है कि मैं टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा था क्योंकि मेरे को आना था. आप देखिए, राजवीर इज सच अ क्यूरियस चाइल्ड. पहले वो उसको एक फैक्ट बताता है कि देखो 80 करोड़ टीज जो है वो एवरीडे पी जाती हैं. फिर दूसरा, वो बाहर की चीजों को इतना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है. फिर अभी वो यहाँ पे बोले कि हाँ, मैंने टी के बारे में और कुछ भी पढ़ा है, जितना मैं पढ़ सकता था मैं पढ़ के आया हूँ. नो वन नोज really knows who discovered tea, but there are many legends. तो प्रांजल बोलता है what legends? क्या मतलब, ये किसकी बात कर रहे हो? किसने बनाया है टी को? कैसे बनी है टी? तो क्या बता रहा है राजवीर?
बता रहा है वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. एक स्टोरी तो बिल्कुल सिंपल सी है कि एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा हॉट वाटर पीता था, बॉईल करके पीता था, और उसके स्टोव के नीचे कुछ तो ट्विग्स जो है वो जल रही थी, और उन ट्विग्स में से 2-3 लीव जो है वो निकल के पानी के अंदर गिर गई. और जब वो पानी के अंदर गिरी तो वो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देने लगी पानी को, और तब से ये माना जाता है कि टी जो है वो ऐसे ही पी जाती है, पानी को टेस्टी बनाकर. टेल मी अनदर. स्कॉफ प्रांजल की, चलो दूसरा बताओ. सो ही सेज वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कि एक इंडियन लेजेंड भी है. बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक, कि एक इंडिया के ही है और बोधिधर्मा के बुद्धिस्ट एस्केटिक है. यानी कि वो मतलब पानी को किस तरह से पीते हैं. ही कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. उनके साथ पानी का कोई वो रोल नहीं था, वो अपना मेडिटेशन कर रहे थे और मेडिटेशन करने के दौरान उनको ऐसा लगता है कि उनको नींद आ रही है. सो व्हाट ही डज इज ही कट्स ऑफ हिज आईलिड्स, और ये माना जाता है सडनली 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स. 10 टी प्लांट्स उसी आईलिड में से उग गए. एंड व्हेन दीज द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स वर बॉइल्ड इनटू द वाटर, they were considered that they banished sleep. The leaves of these plants when put in the hot water and drunk banished sleep. अगर इसको गर्म पानी में डाल के पिएंगे तो उससे नींद उड़ जाएगी. इसीलिए सुबह सुबह उठते ही क्या चाहिए होता है, एक चाय का कप, उससे सारी नींद गायब. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड. फिर बोलते कि पहली बार टी जो है ना, चाय जो है वो चाइना में पी गई थी, क्योंकि चाय निकला ही चाइना से है. As far back as 2700 BC, अगर बहुत पुराना बताओ तो 2700 BC की बात है ये. Then he says, in fact, the words such as tea, chai, chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as a beverage. मतलब beverage की तरह तो अब पीने लगे हैं, लेकिन पहले इसको मेडिसिन की तरह पिया जाता था. The train clattered into Mariani Junction, और इतने में उनकी बातचीत के दौरान ट्रेन जो है वो मारियानी जंक्शन पहुंच जाती है. The boys collected their luggage, बॉयज ने अपना लगेज उठाया, and they pushed their way to the crowded platform. क्योंकि बहुत ही भीड़ थी तो वो बेचारे भी बीच में से निकल के चले जाते हैं. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dekiabari, the tea estate managed by Pranjal's father. तो देकियाबारी एक ऐसे एस्टेट का नाम था जो प्रांजल के पापा ही मैनेज करते थे. उन्होंने बोला ना कि अपा आसाम में उनके एस्टेट्स थे, तो देकियाबारी में जो एस्टेट्स थे टी के, वो उसके पापा ही मैनेज करते थे. तो वहां पर ही वो लोग निकल पड़े. An hour later the car veered sharply off the main road. 1 घंटे बाद उनकी कार बहुत ही तेजी से स्पीड में निकल गई. They crossed the cattle bridge and entered देकियाबारी टी एस्टेट. और फाइनली वो अपना रास्ता निकाल के देकियाबारी टी एस्टेट में चले जाते हैं. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. जो ग्रेवल रोड थी उसके दोनों आसपास, दोनों जगह पर, ऑन द ईदर साइड उन्होंने देखा एकर्स ऑफ लैंड, एंड सभी लैंड पे टी प्लांटेशन हो रखा है. ऑल नीटली पॉन्ड टू द सेम हाइट. पॉन्ड इज चॉप्ड, ठीक है, उनको बिल्कुल सेम हाइट से चॉप किया हुआ था. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic apron were plucking the newly sprouted leaves. और जो भी टी प्लांटर्स थे वो आपने देखा होगा वो बैम्बू का बास्केट रखते हैं और अपने ऊपर एक प्लास्टिक का एप्रन पहनते हैं so that their back don't hurt. ओके, तो वो नए नए स्प्राउटेड लीव्स को प्लक कर रहे थे. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. फिर साइड में से एक ट्रैक्टर निकल रहा था जिसमें टी लीव्स पूरी तरह से भरी हुई थी, तो उनके पापा गाड़ी धीरे करते ताकि वो ट्रैक्टर पास हो सके. This is the second flush of the sprouting period, isn't it, Mr. Barua? तो मिस्टर बारुआ इज प्रांजल्स फादर. तो बोल रहे कि ये आपका सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग सीजन चल रहा है ना अभी, वो ये किसको देख के बोलता है, ट्रैक्टर को. राजवीर आस्क्ड, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. ऐसा है ना कि मई से जुलाई तक चलता है और सबसे बेस्ट हार्वेस्ट देता है ये टी का. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज. देखो थर्ड पॉइंट जहां पर राजवीर जो है वो बोलता है, मतलब एक
क्या बोले हम उसको, अपनी नॉलेज शेयर करता है, ऑल्दो दैट इज ओनली फॉर कंफर्मेशन, वो पढ़ के आया है, बट यहाँ पर भी हमें ये पता चलता है कि राजवीर बहुत क्यूरियस है और इसीलिए उसने अपनी जितनी स्टडी वो कर सकता था वो करके आया है। तो बोल रहे हैं कि हाँ तुम अपना होमवर्क करके आए हो घर से, ऐसा लग रहा है। सो ही सेज यस मिस्टर बारुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, बट मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा और कुछ जान जाऊं जब जब मैं यहाँ पर रह रहा हूं। सो यहाँ पे राजवीर की क्यूरियोसिटी हमें दो लेजेंड्स की कहानी भी बता देती है और सुंदर सुंदर टी एस्टेट्स के बीच में भी हमें घुमा देती है हमारे इमेजिनेशन में। तो जितनी भी डिटेलिंग यहाँ पर की हुई है, जितनी भी बारीकियां हमें बताई हुई हैं बच्चों, वो सारी इमेजरी के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसकी वजह से हम इमेजिन कर पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं अपने माइंड में कि किस तरह से हमें वो जगह देखने को अगर हम जाएंगे तो वो किस तरह से हमें दिखेगी। Okay, somewhere there would be tiny tea bushes, somewhere tall and sturdy shady trees, and somewhere the tree canopy holding the colonial bungalows, coffee estates. So all these things, they are somewhere explaining the idea of a beautiful landscape that we will be seeing, we will be viewing if you are watching or if you are visiting the place. Okay, so this was the last part of the chapter, that was glimpses of India. Now I have placed some important question, both the short answer questions and long answer question. तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। How did the baker announce his arrival? बहुत ही easy question है, कैसे वो अनाउंस करता है। Describe the significance of bread in a Goan culture. इसमें आप चारों जो occasions हैं उसको explain कर देंगे, that would be all. How do the people of Coorg reflect their brave tradition? By telling the Velar the tales of Velar of their fathers, forefathers or son. Describe the wildlife and adventure sports in Coorg. जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब कौन कौन वहां पर रहते हैं और किस किस तरह का एडवेंचर है, जैसे मकैक्स हो गए, स्लेंडर लॉरेस हो गए, लंगूर्स हो गए, मालाबार स्क्विरल्स, ये तो वहां की वाइल्ड लाइफ बता दी है। और एडवेंचर्स, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गए हैं। Then they say describe the landscape of Coorg. अब why have I enclosed it in quotation mark? This is important, क्योंकि बोला जा रहा है कि आप आसपास की सीनरी फ्रॉम द माउथ और फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर बताइए, ठीक है। What is the legend about the origin of tea in China? So we have read two stories, the Chinese emperor and the Indian Buddhist. तो दोनों ही कहानियां आपने यहाँ पर समझा देनी है। If we move on to the long answer question, how do the stories and glimpses of India reflect the culture and geographical diversity of the country? अब इसमें आपने बच्चों क्या करना है, तीनों ही सेक्शंस को मर्ज करके जो ब्यूटीफुल चीजें, ब्यूटीफुल लाइंस हमने पढ़ी हैं, ज्योग्राफिकली भी और कल्चरली भी, वो आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। आप अटायर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कूर्गीज का, कोडावूस का, बेकर का एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस बेकर का एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो अहमियत है, जो इंपॉर्टेंस है टी की हमारी कंट्री में, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। Describe the author's childhood memories of the Goan baker. What role did the baker play in the lives of people of Goa? Like, why was he so important? क्योंकि entire chapter revolves around the baker and how he was so important to the people. तो यहाँ पर आपने बच्चों वो ही explain करना है। India is a land of diversity. I would say you would please write the answer to the third question, because this is an important question. India is a land of diversity. How is this idea brought out through the three parts of glimpses of India? कि इंडिया हम बोलते हैं एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, लेकिन किस तरह से डाइवर्सिटी हमें इन तीन चैप्टर्स के थ्रू देखने को मिली, वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो गोवा के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बोला था इस वीडियो की, लेकिन जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज हमने आज पढ़ी है। उसी तरह कूर्ग की सुंदरता और टी की इंपॉर्टेंस बताई गई है। सो दिस क्वेश्चन आई वुड वांट कि आप लोग प्लीज लिख कर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर को प्लॉट करना आ जाए। So students, this was all for this particular video, and you will be watching me again on the same platform, High Profile, that would make India high profile. So like and share the video with your friends and share the channel with your family. That's all for today. Happy learning. Keep smiling.